इसकी फिर हम आ जाते हैं इन्वेस्टिगेशंस। ठीक है, इन्वेस्टिगेशंस क्या हो सकती हैं आपके ख्याल में? एक पेशेंट है, उसको ऑर्थोपनिया है, प्रोक्सिमल नॉक्टर्नल डिस्निया है, इमरजेंसी में प्रेजेंट की है और आप सस्पेक्ट कर रहे हैं कि उसको हार्ट फेलियर है, तो आप क्या इन्वेस्टिगेशन उसकी करें? सबसे पहले चेस्ट एक्सरे आप करेंगे। चेस्ट एक्सरे में आपको क्या नजर आएगा? हार्ट साइज जो होगा वो उसका इनलार्ज होगा और लंग्स जो हैं दोनों साइड के जो होंगे उसमें इन्फिल्ट्रेट्स होंगे। ठीक है, बैड फिंगर पेरेंट्स के अंदर बैड फिंगर पेरेंट्स एंड व्हाट इज बैड फिंगर पेरेंट्स कि आपको इन्फिल्ट्रेट्स नजर आते हैं एक्सरे के अंदर, जो कि जिस तरह चमगादड़ के पार होते हैं उस तरीके से ऊपर की तरफ जा रहे हो और कार्डियो में गहरी हो, तो वो आपको एक आइडिया हो जाता है कि ये लेफ्ट हार्ट फेलियर, ऑब्वियसली राइट हार्ट का नहीं पता चलता आपको, लेफ्ट। ईसीजी आपको किस तरह हेल्प करेगी? ईसीजी आपको इस तरीके से हेल्प करती है कि अगर कोई एक्यूट कॉर्नरी इवेंट चल रहा है, मतलब एसटी सेगमेंट एलिवेशंस चल रही हैं या टी वेव इन्वर्जन्स आ रही हैं और उसके बैकग्राउंड में पेशेंट को ऑर्थोपनिया और पीएनडी भी है और एक्सरे भी उसका खराब आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो कार्डियक फेलियर हुआ है इट इज बिकॉज ऑफ दैट इस्केमिक हार्ट डिजीज, क्योंकि कार्डियक फेलियर इटसेल्फ इज नॉट ए डिजीज, ये डिजीज नहीं है, इट इज ए सीक्वेल ऑफ ए डिजीज। वो डिजीज क्या हो सकती है? वो एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम हो सकता है, वो वेलुलर हार्ट डिजीज हो सकता है, वो एनीमिया, थायरोटॉक्सिकोसिस, पेजेंट्स डिजीज, कोई भी हाई आउटपुट फेलियर हो सकती है, वो डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी हो सकती है, वो रिस्ट्रिक्टिव हो सकती है। मैंने आपको पहले बताया था कि कार्डियक फेलियर की सबसे कॉमन वजह एक्यूट कॉरोनरी सिंड्रोम है और वो डिटरमिन करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि एक्यूट कॉरोनरी सिंड्रोम को डिटरमिन फौरन करना क्यों जरूरी है? क्योंकि इट कुड बी ट्रीटेड, आप पीसीए करिए फौरन, उसका हार्ट सेल में हो जाएगा, उसका फेलियर ठीक हो जाएगा। ऑन दी अदर हैंड वेलकुलर हार्ट डिजीज अगर आपकी पिक नहीं भी हो रही है इमीडिएटली तो कोई बात नहीं, वो आप आराम से देख लीजिएगा, एकोकार्डियोग्राफी करवा के जब पेशेंट स्टेबल हो जाएगा कि इसको ये वेलकुलर हार्ट प्रॉब्लम है और हमने जो है इसको इस तरह से ठीक करना। इलेक्टिव लिस्ट में ना, इमरजेंसी लिस्ट में तो नहीं आप करेंगे। सो पेशेंट आपके पास अगर इमरजेंसी में आया तो ऑब्वियसली अगर वो ऑर्थोपनिया पीएनडी के साथ है, टेकीकार्डिया चल रहा है, स्वेटिंग हो रही है, पीछे क्रेपिटेशंस आ रही हैं, ईसीजी करवाएं, कार्डियक एनालिसिस करवाएं। इफ देयर इज एक्यूट कॉरोनरी सिंड्रोम, ट्रीट दैट एक्यूट कॉरोनरी सिंड्रोम और हो सकता है उसके बाद हार्ट फेलियर खुद ब खुद सेटल हो। ठीक है, तो ईसीजी हो गई, एक्सरे हो गए, व्हाट एल्स? और क्या इन्वेस्टिगेशन? बीएनपी लेवल्स का आजकल बड़ा फैशन चला हुआ है। बीएनपी लेवल्स जो है वो ठीक है आप करवाते हैं, इट्स बेनाइन नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड व्हिच इज रिलीज्ड बाय वेंट्रिकल या एट्रिया, जिससे भी रिलीज होता है और ये बहुत ज्यादा इसका लेवल हाई हो जाता है अगर कार्डियक फेलियर हो। ठीक है, लेकिन ये और बहुत सारी कंडीशंस के अंदर भी हाई हो सकता है या फॉल्स नेगेटिव फॉल्स पॉजिटिव इसके रिजल्ट्स आ जाते हैं, उस वक्त हम बीएनपी करवाते हैं। तो ये महंगा बहुत, तो बीएनपी करवाते हैं, बल्कि बीएनपी भी नहीं, तो बीएनपी करवाते हैं। एक तो ये टेस्ट महंगा बहुत है और ये उस वक्त करवाते हैं जब आप श्योर नहीं होते कि ये जो डिस्निया और ऑर्थोपनिया पीएनडी इसको हो रहा है इट इज बिकॉज ऑफ कार्डियक कॉज और इट इज बिकॉज ऑफ रेस्पिरेटरी। समझ ही नहीं आ रही पल्मोनोलॉजिस्ट को या कार्डियोलॉजिस्ट को कि व्हाई इट इज ही पेशेंट इज हैविंग दिस ऑर्थोपनिया और पीएनडी। तो उसमें अगर आपका बीएनपी रेज्ड आ जाता है या 2 बीएनपी लेवल आपका रेज्ड आ जाता है तो इसका मतलब ये है कि ये मोस्ट लाइकली कार्डियक कॉज है। अदरवाइज रूटीनली हमारे सेटअप में ये सूट नहीं करता क्योंकि इट्स अ वेरी कॉस्टली टेस्ट और जब आपके पास और चीजें मौजूद हैं, यानी एक्सरे एक इतनी इजीली अवेलेबल एक्सेसिबल चीज है उससे आपको पता चल रहा है, फिर उसके बाद एकोकार्डियोग्राफी, व्हाई डोंट यू टॉक अबाउट एकोकार्डियोग्राफी? इजेक्शन फ्रैक्शन आप पता कर लें, आपको पता चल जाएगा ऑटोमेटिकली कि पेशेंट के जो है वो क्या स्टेटस है हार्ट। और ना सिर्फ ये पता चलेगा बल्कि उससे ये भी पता चल जाएगा कि हार्ट फेलियर की वजह क्या है। इस्कीमिया, अगर इस्कीमिया होगा तो वो वाला पोर्शन कम मूव कर रहा होगा, हाइपोकाइनेटिक होगा। ठीक है, अगर वेलकुलर हार्ट डिजीज है तो भी पता चल जाएगा, अगर रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी, कंस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस है तो भी पता चल जाएगा, अगर डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी है तो सारे चेंबर के लाल। तो सारा कुछ तो आपको एकोकार्डियोग्राफी पता चल जाता है। तो मेरे ख्याल में अगर आप एट योर लेवल या इवन एट हायर लेवल ये चीजें इन्वेस्टिगेशन बता देते हो तो दे आर मोर देन इनफ। एनीथिंग एल्स व्हिच यू वांट टू ऐड
वो एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम को एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम में जो हमने कहा ना कार्डियक एंजाइम्स, तो आजकल करते ही ट्रॉपी और ट्रॉमा, कार्डियक एंजाइम सारे नहीं करते, ठीक है। एनीथिंग व्हिच यू वांट टू ऐड, ये सारी प्रैक्टिकल एंजियोग्राफी, अगर एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम उसको निकल आता है, कार्डियक एंजाइम उस पे रेज्ड है, एको में भी एविडेंस मिल गया है, चेस्ट पेन की भी हिस्ट्री है, तो फिर फौरी तौर पर एंजियोग्राफी करती है, उसको प्राइमरी परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन कहती है, और उसमें हम देखते हैं कि अगर कोई प्लाक है या कोई थ्रॉम्बस है तो फौरी तौर पर उसी वक्त उसकी स्टेंटिंग करती है। दैट इज द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस नाउअडेज फॉर एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम, रादर देन गिविंग थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी वी डू दिस। So these are the investigations। अब इसमें कौन सी मुश्किल है? अब हो सकता है कि आपकी किताबों में और कोई 2-4 फैंसी चीजें आप पढ़ लो, बिल्कुल, आई डू नॉट हैव एनी ऑब्जेक्शन, लेकिन अगर आप उसका नाम भूल जाते हैं तो खैर, ये 3-4 नहीं बताते तो फिर, और यही चल रही है हमारे यहाँ, यही चल रहा है, हम ज्यादा फैंसी इन्वेस्टिगेशंस की तरफ नहीं जा सकते, डिलीवरी कॉस्ट। देन कम्स द ट्रीटमेंट एंड देन वी विल फिनिश कार्डियक ट्रीटमेंट। पेशेंट है लेफ्ट हार्ट फेलियर का या राइट हार्ट फेलियर का, एक तो ये अंडरलाइन कॉज को आपने ट्रीट करना है, क्योंकि आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि हार्ट फेलियर इज नॉट ए डिजीज, हार्ट फेलियर इज ए रिजल्ट ऑफ ए डिजीज। अब वो जो डिजीज है उसको आपने पकड़ना। इफ इट इज इस्कीमिया, तो अभी डिस्कस हुआ जैसे कि हमने इस्कीमिया को मैनेज करना है, चाहे हम कोरोनरी इंटरवेंशन करें, पीसीआई करें, एंजियोग्राफी करें, सैल्वेज करें, अगर वो अवेलेबल नहीं है, किसी प्राइमरी सेंटर पे पड़ा हुआ है, बीएचयू में पड़ा हुआ है, थ्रोम्बोलाइसिस करें, स्ट्रेप्टोकाइनेस, व्हाटएवर यू कैन डू। वेल्वुलर हार्ट डिजीज है तो ऑब्वियसली उसका प्लान करना पड़ेगा, आपको थोड़ा स्टेबल करना पड़ेगा हार्ट फेलियर को, फिर उसके बाद देखना पड़ेगा कि उस वेल, अगर वो नैरो है तो वेल्वुलोप्लास्टी होगी, अगर वो मिक्स्ड है तो हो सकता है कि वेल्व रिप्लेसमेंट हो, यू हैव टू सी दैट, या ये भी हो सकता है कि प्रोस्थेटिक वेल्व नया बनेगा, तो उसको ट्रीट आपको करना। ऑन द अदर हैंड, ये जो कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस है, ये कॉज क्या है? ट्यूबरक्लोसिस है तो उसको ट्रीट करें, यूरेमिया है तो उसको देखिए, ठीक है। रिस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस या डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी का अनफॉर्चुनेटली कोई ट्रीटमेंट नहीं है सिवाय सिम्पटोमेटिक ट्रीटमेंट के या हार्ट लंग ट्रांसप्लांटेशन। सिम्पटोमेटिक ट्रीटमेंट की तरफ हम अभी आ रहे हैं। फिर हाई आउटपुट फेलियर है, अगेन एनीमिया है, एनीमिया को करेक्ट करें, पैराटॉक्सिकोसिस है, पैराटॉक्सिकोसिस को ट्रीट करें, पेजेड डिजीज है, पेजेड डिजीज को ट्रीट करें, तो ये सारी चीजें जो है हाई आउटपुट फेलियर। Now, what is the symptomatic treatment of the cardiac failure? Patient को ischemic heart disease नहीं निकली, वेल्वुलर हार्ट डिजीज था या कुछ और चीज थी जो कि अभी फौरी तौर पर ठीक नहीं हुई, तो तब आप क्या देंगे? मरीज आ गया है, सांस फूल रहा है, बुरी तरह ऑक्सीजन सैचुरेशन ड्रॉप्ड है, स्वेटिंग हो रही है, यूरिन आउटपुट कम है, अब क्या करेंगे? और एलवीएफ का मरीज आता है, राइट हार्ट फेलियर का मरीज कभी कोई एक्सर्शनल डिस्निया के साथ आहिस्ता 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 चलता रहता है, पैर को उसके सीधे होते हैं, बट ही नेवर कम्स इन ईआर। यूजुअली आता आपके पास लेफ्ट हार्ट फेलियर का, तो क्या करेंगे? लेफ्ट हार्ट फेलियर का ऑर्थोपी है, पीएटी, स्वेटिंग, यूरिन आउटपुट डिक्रीज। आपने डिटरमिन कर लिया उसकी ऑस्टियोइड की चेस्ट वगैरह, आपने हिस्ट्री ली, एक्सरे वगैरह कराया लेफ्ट हार्ट के लिए, आप कैसे उसको डील करेंगे? सबसे पहले आपने उसको प्रॉप अप करना है, ताकि वो जो यूं लेटा हुआ है और पानी यूं यूनिफॉर्मली फैला हुआ है सारे लंग्स में, वो ठीक हो जाए। उसके बाद आप उसको ऑक्सीजन लगा देंगे, उसकी सैचुरेशन आपने 94 to 98% ठीक हो गया। तीसरे नंबर पे आप क्या करेंगे? मॉर्फिन देंगे, इससे तो उसकी वो जो अगर चेस्ट पेन हो रही है या कोई एंजाइटी या रेस्टलेसनेस है वो ठीक होगी, प्लस मॉर्फिन वीनोडाइलेट। जब वेन्स डायलेट हो जाती है तो पल्मोनरी वेन्स जब डायलेट हो जाएंगी या बाकी की वेन्स जब डायलेट हो जाएंगी, प्रीलोड कम हो जाएगा। प्रीलोड जब कम हो जाएगा तो थोड़ी सी उसकी कुशिंग जो है हार्ट की बेहतर हो जाएगी, तो वो तो पहले ही बेचारा काम नहीं करता। तो अगर आप उसको कम ब्लड देंगे प्रीलोड कम करके, तो हो सकता है वो इफेक्टिवली थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट करे। एक डिजीज हार्ट है, उसमें आप इतना ज्यादा खून लाद देंगे तो वो ऑब्वियसली आगे पंप करेगा, तो आपने प्रीलोड थोड़ा सा कम करना है। बेसिकली मॉर्फिन का काम जो है अलॉन्ग विद इसको एंटीएमेटिक देके इसके नॉजिया इसका जो है साइड, तो प्रीलोड जो है ना उसको बेसिकली यही जो असूल है वो नाइट्रेट्स का, इंट्रावेनस नाइट्रेट्स आप इसको या इसको 15 इंफ्यूजन होगा,
तो नाइट्रेट्स भी प्री लोड को कम करते हैं, क्योंकि वो हार्ट पहले डिजीज है तो उसको काम कम दो। एक बच्चा पहले ही निकम्मा है या नहीं उसका दिमाग इतना काम करा, उसको कम होमवर्क दो जितना वो कर सके, तो वो आप कम उसको दें ताकि वो इफेक्टिव हो। सो नाइट्रेट्स, मॉर्फिन सल्फेट, लूप डायरेटिक्स, जो कि जो आपका एक्सेसिव रीनल एंजियोटेंसिन एंडोस्टेरोन सिस्टम एक्टिवेट हुआ है, क्योंकि अपने लिए सर्टेन लिमिट तो वो बेनिफिशियल है कि उनका हार्ट ब्लड प्रेशर को मेंटेन करते हैं। अल्लाह ने ये हमारे अंदर निजाम रखा है कि सोडियम और वाटर को वो रिटेन करते हैं ताकि बीपी मेंटेन हो, और टैकीकार्डिया कर रहा है ताकि जल्दी जल्दी हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करे और जल्दी जल्दी जो है ऑर्गन्स को सप्लाई मिले। लेकिन एक सर्टेन लिमिट के बाद वो ब्लड प्रेशर इतना ज्यादा हो जाता है कि उतनी रेजिस्टेंस के अगेंस्ट पंप करना एक डिजीज हार्ट के लिए मुमकिन नहीं। तो आफ्टर लोड को भी कम करना, अननेसेसरी जो आफ्टर लोड बढ़ा है, एक नेसेसरी आफ्टर लोड है और एक अननेसेसरी, उसको कम करना जो है उसके लिए आप लूप डायरेटिक्स भी लेते हैं। और अगर पेशेंट जो है लूप डायरेटिक से ठीक नहीं होता तो एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्टिक डायरेटिक होता है, स्पाइरोलेक्टोन, वो भी आप लेते हैं, ठीक है। और मकसद उसका ये होता है कि जो अनडिजायरेबल इफेक्ट्स रीनल एंजियोटेंसिन वो फिर उसके बाद बड़ी फैंसी चीजें आ जाती हैं, उसमें बायोवेंटिकुलर पेशेंट आ जाती है, फिर इंट्रायोटिक बैलून काउंटर पल्सेशन आ जाती हैं। लेकिन ये सारा कुछ यहाँ नहीं होता, ये कार्डियोलॉजी के सेटअप में होता है। यहाँ जो ईआर में मैनेजमेंट है वो ये है, प्रॉपर ऑक्सीजन, मॉर्फिन सल्फेट, इंट्रावेनस नाइट्रेट्स, लूप डायरेटिक्स एंड एल्डोस्टेरोन, ठीक है। और राइट हार्ट फेलियर का ऐसा कोई मैनेजमेंट नहीं होता, अंडरलाइंग कॉज को आपने ट्रीटमेंट है। लंग तो लंग की पैथोलॉजी को ट्रीट करेंगे, लेफ्ट हार्ट फेलियर लेफ्ट हार्ट की पैथोलॉजी को आप ट्रीट करेंगे। बाकी वो आपको कोई ज्यादा तकलीफ आपको मरीज को नहीं दे रहा होता, सवाए इसके लिए पीडल एडिमा और एक्सर्शन, वो पेशेंट कभी इमरजेंसी नहीं, तो मोटी मोटी